नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारी आज जो क्लास है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, सबसे पहले हमने एक नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया था कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले आपके रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जनसंपर्क का जो हिंदी माध्यम का पेपर था, सहायक संचालक जनसंपर्क, उसकी एग्ज़ाम होने वाली है आपके 26/8/2021 को। उसके लिए हमको पूरा भारतीय इतिहास या कहें कि जो इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ का जीएस है और एप्टीट्यूड टेस्ट है, पूरा को हमको तैयार करना है। हमारे पास समय कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। किंतु आज का जो सब्जेक्ट है आपका प्राचीन इतिहास, ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास, जिसमें आपका जीएस का सिलेबस होता है। तो हमको बहुत कम समय में सारे फैक्ट को लेते हुए हमको अच्छे से पढ़ना है और इसमें एक भी फैक्ट आपको छूटने वाला नहीं है और इससे बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब हम सारे चीज़ को कवर करते हुए हम अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में रिवीजन भी होता चलेगा। तो हमने प्राचीन इतिहास को कुछ बिंदुओं में बांट रखा है, इसके हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ऐतिहासिक परिचय और पाषाण काल को देखेंगे। इसके बाद एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उन दोनों के लिए ही आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, पढ़ते पढ़ते बहुत मज़ा भी आने वाला है, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। और साथ ही इसमें एक चीज़ और है, क्या है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसको इस तरीके से पढ़ें कि उसका छवि अपने दिमाग में बनाते जाएं, क्योंकि फैक्ट इतने रहते हैं और कन्फ्यूजन भी होता है। तो आपको खुद को ऐसे महसूस करना है कि आप उस समय में पहुंच गए हैं, उस काल में आप पहुंच गए हैं। साथ ही एक चीज़ और है, विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज़ में। जब तक आपका अगर विश्वास नहीं है कि ये अच्छा होने वाला है तो आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो 100% मानिए, जो भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है हैंड राइटिंग नोट्स है, तो जाहिर सी बात है पढ़ के ही पढ़ाया गया है और अच्छे कंटेंट भी हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल से जुड़ा नहीं है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे साथ अपना तैयारी को एक गति दीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं, प्राचीन इतिहास। तो इसमें हम किन किन बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं ना। तो आप भी अपना सिलेबस इस तरीके से या आपने जैसा बना रखा है, जो आपका स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से आपको तैयार करते जाना है और एक एक दिन में आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें ऐतिहासिक परिचय, उसके बाद पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक जितने आंदोलन हैं उसको, फिर 6वें नंबर पर है भारत में साम्राज्यों का उदय। उसके बाद हम 7वें नंबर पर पढ़ेंगे मरणोत्तर काल। आगे है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्तकालीन भारत, गुप्तोत्तरकालीन भारत, फिर दक्षिण भारत का राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, भारत में राजपूत काल, है ना। ये सारी चीज़ हम प्राचीन भारत में पूरा पढ़ेंगे। देखिए, एक सीजीपी, खासकर सीजीपीएससी के लिए, बाकी के लिए नहीं, ये जो बताने वाली हूँ। सीजीपीएससी में एक ट्रेंड बना के बीच में चलते थे, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आता है तो इसको स्किप कर देते हैं, ऐसा मेंटेलिटी रहता था। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अभी का जो कंपटीशन है इतना टफ हो चुका है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और हम इसको पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, जिनको बहुत जो हिस्ट्री है या प्राचीन इतिहास बहुत बोझिल लगता था, उन्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप एकदम आराम से बैठिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखेंगे जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ना वीडियो, तब तक आपको बहुत सारा चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा और लगेगा कि मज़ा आ गया पढ़ने में। एक चीज़ और, आप लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ पे चर्चा करते हैं या जो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, जो वीडियो बनाया जा रहा है, अगर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, तो मज़ा नहीं आता है।
कोई भी रिस्पॉन्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। और क्या कारण हो सकता है, क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कमियां हैं उसको भी बताइए, तभी हमको क्या लगेगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अपना विचार, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, है ना। उसमें क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाला बंदा कुछ तो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक परिचय। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, खास तौर पे जहाँ पे इतिहास शब्द आता है, तो इतिहास होता क्या है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, अभी का जो समय है 1 घंटा बाद क्या हो जाएगा, जब ये बीत जाएगा तो एक तरीके से वो बीत चुका है, एक इतिहास के पन्नों में आ गया है। तो इतिहास जो अतीत हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे पास समय कम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी कम रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर रखेंगे कि हम सारी चीज़ों को बांध सकें, है ना। तो थोड़ा सा आप क्या है, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल आप सुनते रहिए। अब देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ आपको अपने आप याद होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जो किसी स्थान, घटना, काल, व्यक्ति, खोज विशेष पर आधारित होता है, वो क्या होता है, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं या घटनाएं होती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, विश्व इतिहास के पिता या जनक किसको कहा जाता है। तो हेरोडोटस, जो हेरोडोटस है, जिन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी है, उनको विश्व इतिहास के जनक कहा जाता है। ये नाम आप याद रखेंगे। और क्या थे, ये एक यूनानी विद्वान थे। उसी तरीके से जाहिर सी बात है, भारत के भी कोई होंगे ऐसे व्यक्ति। तो भारतीय इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कलिंघम। तो ये हैं आपके भारतीय इतिहास के, और ये एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे। जब हम सिंधु घाटी में आएंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको 2 नाम याद रखना है, हेरोडोटस और अलेक्जेंडर कलिंघम। ये 2 चीज़ हो गए, यहाँ से एग्जाम के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास को अगर पढ़ना है तो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि हम आप 26 तारीख के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं पढ़ना है कि कहीं से भी कुछ भी या फिर ऐसे नहीं कि 26 तारीख के लिए ही ये जो एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी आपका जीएस का पोर्शन है, उन सभी चीज़ों के लिए हो सकता है आपका कोई दूसरा पेपर होगा जहाँ पे जीएस आना है, तो आप पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ तो अपना लिए कुछ निर्धारण किया होगा, नीति निर्धारण किया होगा, एक नियम बनाया होगा। तो उसी तरीके से इतिहास को पढ़ना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक एक जैसा तो नहीं था समय अलग अलग होता है। जैसे आप एक दिन को ले लीजिए, है ना, एक दिन को लिए तो एक दिन में क्या है, सुबह का जो समय रहता है वो अलग होता है, दोपहर में आते हैं तो वो अलग जाता है, और शाम होते होते वो अलग हो जाता है। उसमें सभी चीज़ें इसमें चेंजेस आता है, लाइट में फ़र्क आता है, टेम्परेचर में फ़र्क आता है। तो हम एक ही पैमाने से तीनों टाइम का नहीं मापन कर सकते। उसी तरीके से इतिहास का भी वर्गीकरण किया गया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसको किस तरीके से वर्गीकृत किया है उसको देखते हैं। इतिहास का वर्गीकरण, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है किसको कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, जहाँ पे हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कुछ लिखा हुआ मिलता है किंतु उसको हम समझ नहीं सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। और जो ऐतिहासिक काल है तो ऋग्वेद के काल से अभी वर्तमान तक का जो भी है वो ऐतिहासिक काल में आएगा। अब इतना समझ आ गया। देखिए, जैसे कि आप जैसे छोटे थे जब आप पेन पकड़ना शुरू किए, उस समय भी लिखते थे, है ना, उस समय आप लिखते थे, लेकिन क्या लिखेंगे, जैसे जैसा हमारा हाथ चलता था वैसे पेन चलता था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, फिर भी वो कुछ लिखा हुआ रहता था। लेकिन उसके पहले जब आप पेन पकड़ना नहीं जानते थे तो आप लिखते थे क्या, नहीं लिखते थे। तो उसी तरीके से जो प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिलेंगे लेकिन कुछ दूसरे तरीके से मिलेंगे, है ना, जैसे पत्थर हो गया और कुछ मतलब हथियार हो गए पत्थर से नुकीले बने हुए, ये सारे चीज़ मिलते हैं, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो मिला कुछ भी, जैसे थोड़ा बड़े हुए जब पेन मतलब चलाना शुरू किया तो कुछ भी लिखते थे, वो कुछ समझ थोड़ी आता है। तो वैसे सिंधु घाटी से मान लीजिए अभी आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी या भारत के जो लैंग्वेज है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए चीन का ले आए
या जापान का ले आए, उनकी भाषा को अगर आपको बोला जाता है भाई ये इसको पढ़ के दिखा, तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तो लिखावट तो मौजूद है उस समय की, लेकिन हम उसको पढ़ या समझ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल जब से लिखना शुरू किए जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो ऐतिहासिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब प्रागैतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। इसको कई जगह एक ही में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ताम्र पाषाण काल है, एक तरीके से उसमें धातु की खोज हो चुकी थी, इसलिए उसको अलग रखना ज़्यादा सही है। देखिए, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत फिर से पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जैसे पाषाण काल को पहला इसका अलग अलग कालखंड में बांटा गया है। पाषाण काल कहने का मतलब है, इसमें क्या है, पाषाण का उपयोग करना इंसान सीख गया था। देखिए, इसमें हम ज़्यादा स्टोरी में नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि हम सीधा फैक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना। क्योंकि ज़्यादा अंदर घुसेंगे तो ज़्यादा अगर कहानी में जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे, जब विस्तार से इसको पढ़ेंगे ना, तो हम पूरे चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक मानव का विकास हुआ। क्योंकि अभी हमको क्या है, अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। हमको एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अभी ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। फैक्ट को याद रखना, फैक्ट को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को इसमें फिर से इसको 3 भागों में, देखिए पाषाण काल देखा, पाषाण काल को हमने फिर से 3 भागों में, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। और उस पाषाण काल के जो 3 भाग है, उसमें पहला आपका क्या है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है आपका, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि जो हम अपना पूर्वज मानते हैं होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस का विकास का भी एक क्रमबद्ध काल है। हम भी जब विस्तार से पढ़ेंगे ना, इतना डीपली क्वेश्चन फिलहाल हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो उसमें नहीं घुसेंगे। जब विस्तार से हम पढ़ेंगे इतिहास को, तो उसमें पूरा अच्छे से इस चीज़ को डील करेंगे, अच्छे से इस चीज़ को डील करेंगे। जैसे क्या है, जो होमोसेपियंस है, तो उसके पहले भी उसके बहुत सारे चरण हुए वहाँ तक विकसित होने के लिए। तो सबसे पहले हम निम्न पूरा पाषाण काल में देखें। निम्न पूरा पाषाण में क्या है, इस समय के जो साक्ष्य मिलते हैं हमको निम्न पूरा पाषाण काल के, एक तो आपका मिलता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी का एक नाम आपको याद रखना है, हथनौर। यहाँ से हथनौर से क्या मिला है, होमो इरेक्टस का मानव कंकाल। देखिए, आप होमो सेपियंस तो सुने हैं, लेकिन होमो इरेक्टस नहीं सुने होंगे। तो होमो सेपियंस के पहले के जो इसके चरण थे, विकास होने के चरण में, जो एक सबसे प्राचीन जिसको बोल सकते हैं उसके, होमो इरेक्टस, उसका मानव कंकाल मिला है। कहाँ से मिला है, आप स्थल को याद रखेंगे, है नर्मदा घाटी के हथनौर से, नर्मदा घाटी क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा इसके साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कहाँ से, जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी जिसमें मिर्ज़ापुर और आपका ये क्षेत्र की, जैसे जो क्षेत्र फैला हुआ है, तो बेलन घाटी से क्या मिला है, उपकरण और औजार मिले हैं। उपकरण और औजार आपके जो सोहन नदी घाटी है, जो पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, तो वहाँ से भी उपकरण और औजार मिले हैं। तो ये दोनों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर बेलन घाटी, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी जिसमें उपकरण और औजार हैं। उसके बाद आपका तमिलनाडु से भी एक क्षेत्र है, तमिलनाडु में पल्लवरम। पल्लवरम में पुरातात्विक औजार मिले हैं, और साथ में इनके जो खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्रूस, ये एग्जाम का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। पुरातात्विक औजार है, सबसे प्राचीन औजार यहाँ से मिले हैं तमिलनाडु के पल्लवरम से। तो इसमें निम्न पूरा पाषाण काल में इतना आपके जो चीज़ हैं इसको याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनने वाला। उसके बाद दूसरा हम आते हैं पूरा पाषाण का मध्य। देखिए, इसको हर चीज़ का, जैसे हमने दिन का उदाहरण लिया ना, जैसे मॉर्निंग हुआ, फिर आपके आफ्टरनून हुआ, फिर इवनिंग हुआ, तो उसी तरीके से पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, मतलब शुरुआत निम्न है, फिर मध्य है, फिर उच्च है, इस तरीके से बांटा है। तो हमने निम्न पूरा पाषाण काल का देख लिया। उसके बाद आते हैं मध्य, मतलब थोड़ा सा और क्या हुआ है और आगे बढ़े, तो वहाँ पर क्या कौन कौन सा स्थल है जहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। तो हमने पहला एक नाम देखा था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का मानव कंकाल। तो जब इस अवस्था में थे मानव,
उनको कहा जाता है होमो इरेक्टस। उसके बाद थोड़ा सा विकसित हुए तो उन्हीं में थोड़ा सा बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, और जो विकास का क्रम था ना, उनके माइंड साइज या जो ब्रेन का साइज होता था उसके हिसाब से होता गया। धीरे धीरे उनका जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता गया और उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो बढ़ते गए। तो जो मध्य पूर्व पाषाण काल में पहुँचे थे उनको कहा जाता था नियंडरथल मानव, है ना। ये नियंडरथल मानव का विकास काल था। और इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका। यहाँ पे चित्रित शैलाश्रय मिले हैं और अग्नि की खोज इसी काल में हुई है। ये क्वेश्चन बना है कि अग्नि की काल किस खोज में हुई है। ऑप्शन में या तो आपका पूरा पाषाण काल रहेगा, है ना, या फिर मध्य पूरा पाषाण काल रहेगा। आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल को या फिर पूर्व कह सकते थे। जैसे इसके पूर्व, जैसे आज आपने मान लीजिए कुछ खाया, तो इसके पूर्व आपने या इसके जो पहले है आपने क्या खाया, तो आप ये वर्ड समझ रहे हैं ना। तो वैसी मध्य पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज हो गई। उसके बाद जो साक्ष्य मिले हैं चित्रित शैलाश्रय, और कहाँ से मिले हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। और इसमें एक नाम है V.S. वांगकर, इन्होंने इनकी खोज की थी। ये क्वेश्चन बना था इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। अब चित्रित शैलाश्रय किसको कहा जाता है। देखिए चित्रित मतलब चित्र तो समझते हैं, कुछ भी चित्र हो सकता है ना ऐसे। और शैलाश्रय मतलब शैल मतलब होता है पत्थर, मतलब शैल आश्रय मतलब पहले क्या होता था, वैसे कुछ तो निर्माण का हुआ नहीं था। मान लीजिए गुफा वगैरह है तो वहाँ पे गुफा की दीवारें हैं, तो वहाँ पर उनको कुछ मन लगा, जैसा उनसे बन पड़ा वो बना लिए, तो वो क्या हो गया, चित्रित शैलाश्रय। तो ये आपका मिला है मध्य पूरा पाषाण काल से। उसके बाद आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल होमोसेपियंस का विकास का काल था। देखिए होमोसेपियंस शब्द हमको कहाँ मिला है, जो पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल है, जो अंतिम चरण है। जब मध्य पाषाण काल शुरू होने वाला था उसके पहले तक ही उनका विकास हुआ, किनका, होमोसेपियंस का। इसके पहले क्या थे, वो भी उतने विकसित नहीं हो पाए थे। अब इनका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। देखिए यहाँ पर वो समझने के लिए, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं ना महानदी घाटी, तो महानदी घाटी कहने से आपको एक मैप बन जाता है कि कौन कौन सा क्षेत्र आ जाए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा फैला हुआ है आपके, तो ये बेलन घाटी में क्या मिला है, हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति इस काल में से संबंध रखते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल से। तो इतना हो गया। अब आते हैं, हमने पूरा पाषाण काल में देख लिया, इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, निम्न है, मध्य है और उच्च है। अग्नि की खोज किस में हुई, मध्य पूरा पाषाण काल में। उसके बाद उपकरण और औजार किस में मिले हैं, निम्न पूरा पाषाण काल से। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं ना। तो उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ये पशुपालन करना सीख गए थे। अभी आग की खोज तो हो चुकी थी, कब हुई थी, यहाँ पर हुई थी मध्य पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कर लिए, जाहिर सी बात है आग की खोज कर लिए हैं तो ये भोजन को पकाना सीख गए हैं। जाहिर सी बात, आग खोज कर लिए तो भोजन को पकाना सीख गए हैं। उसके बाद पशुपालन सीख गए, मतलब पशुओं को पालना सीख गए, और भाषा का भी विकास यहाँ से होना शुरू हो गया। और इस काल में ये अब जाहिर सी बात है अब खाना सीख रहे हैं, पालना सीख रहे हैं, तो आप पशुओं को अगर अपने साथ रखते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आती है। मतलब धीरे धीरे करके जो आपकी घुमक्कड़ प्रकृति है वो कम हो रही है, तो कहीं पर आप रहना शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको क्या है, जंगली जानवरों से सुरक्षा भी चाहिए, या कुछ चीज़ को काटना है, तोड़ना है, पीटना है, कूटना है, तो उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए। हाथ से तो हर चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो वो लोग सोचे कि अगर पत्थर को उन्होंने जैसे ठोका होगा तो चिंगारी निकला, तो उन्होंने सोचा कि अरे इससे और कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका जो दिमाग है वो भी विकसित हो रहा था। तो अब पत्थरों को टूल के रूप में उपयोग करना ये सीख गए थे। तो टूल के रूप में, जिनको वेरी स्मॉल इन साइज, इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। तो इस काल में जो टूल्स मिले हैं उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में बहुत सारे साक्ष्य इनके मिले हैं। अब कहाँ कहाँ से मिले हैं इसको देखते हैं। एक तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। अब मध्य प्रदेश में एक और स्थान है ना, मध्य प्रदेश का एक आदमगढ़ है, दूसरा है लेक हिया। लेक हिया, यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल मिले। ये क्वेश्चन का पार्ट बना है, सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से, लेक हिया से, और एक है आपके आदमगढ़। और उसके बाद राजस्थान के बागौर में स्पेशली आपका भीलवाड़ा से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान दो आपका स्थान है जिसमें आजमगढ़, लेखिया, बगौर, यहाँ पर आपको पशुपालन के साक्ष्य और सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल। उसके बाद आते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और हमने राजस्थान देखा। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में 3 स्थान है जहाँ से इस काल के साक्ष्य मिले हैं। तीनों स्थान महत्वपूर्ण हैं और इसको आपको याद रखना है अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं उसको बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लेंगे। एक है दमदमा, है ना, उत्तर प्रदेश में दमदमा, और है महदहा, दमदमा, महदहा, और है सराया नायर राय, सराया नाहर राय, ठीक है। 3 स्थल हैं। दमदमा से क्या है, एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, मतलब ये तीनों ही स्थान पे, अगर उत्तर प्रदेश का जो तीनों स्थल देखेंगे वहाँ पे सवाधन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर तीनों को अलग अलग इसलिए देख रहे हैं कि दमदमा में एक ही कब्र में 3 शव मिले हैं, तीन शव को दफनाया गया था। उसके बाद महदहा में एक तो एकल भी मिला है, मतलब एक सिंगल दफनाया गया था। उसके बाद युग्म समाधान मिले हैं, और सराया नाहर राय में युद्ध के साक्ष्य भी मिले हैं, साथ में सामूहिक समाधान मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया मध्य पाषाण काल में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे उनको देखा। उसके बाद तीसरा हमारा आता है, और पाषाण काल का जो अंतिम है, नव पाषाण काल। हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, आपका पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद पूरा पाषाण काल में हमने फिर से 3 भाग देखा, है ना, निम्न, मध्य और उच्च। उसके बाद मध्य देखा, फिर ये नव पाषाण काल। देखिए बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आप इससे थोड़ा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जितने बार आप सुनेंगे ना वो चीज़ें आपको बार बार अगर सुनते हैं तो साथ में आप बोलते भी जाएंगे, तो जो फैक्ट हैं वो आपको अनजान सा नहीं लगेगा, आप उससे अभ्यस्त हो जाएंगे। और जितने बार आप उसको रिवाइज करते जाएंगे ना, तो वो अपने आप आपके जबान में आता जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। नव पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल तक आते आते उन्होंने आग की खोज कर ली, पशुपालन सीख गए थे, लेकिन पालन करना सीखा था, उनका उपयोग नहीं सीखे थे कि इनका पशुओं का, जानवरों को कैसा उपयोग कर सकते थे। लेकिन नव पाषाण के आते आते उन्होंने उनका उपयोग भी सीख लिया, पशुओं का उपयोग, कृषि करना सीख गए, और साथ में ही पहिया बनाना सीख गए। मतलब बहुत सारा चीज़ें यहाँ आते आते सीख गए, कृषि करना सीख गए हैं। मतलब ये क्या है, अब एक जगह स्थायी रूप से रहना भी सीख गए हैं। इसी चीज़ों में सारे चीज़ समाहित है ना। देखिए जो आज का क्लास है ना, वो प्री कम मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेंस में भी, आप जब तक आपको फैक्ट याद नहीं रहेगा तो मेंस में भी आप नहीं लिख सकते। तो दोनों के लिए, प्री और मेंस दोनों ही विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो पशुपालन सीख गए, पहिया बनाना सीख गए, मतलब अब देखिए पहिया बनाना सीख गए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चीज़ों को लाने ले जाना सीख गए, है ना। अब क्या है, इसके साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं ये हमको देखना है। तो कहाँ कहाँ से, अभी तक हमको जो साक्ष्य मिल रहा था केवल उत्तर में मिल रहा था। एक ही स्थान है जहाँ से आपको तमिलनाडु मिला है। कौन से काल का मिला है आपको, उसको आपको याद रखना है। कौन से काल में मिला है, तमिलनाडु से आपके पूरा पाषाण के निम्न पूरा पाषाण काल में क्या मिला है, यहाँ पर पुरातात्विक औजार मिला है। लेकिन बाकी जितना भी ऊपर में देख रहे थे सब उत्तरी भारत तक सीमित था। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य वाला भाग है। अगर हम ये मान लीजिए ये अपना इंडिया है, तो अपने को यही वाला क्षेत्र में मिल रहा था, एक ही जगह अभी इधर मिला है। तो हमको एरिया को भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से इंसान का जो कदम है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नव पाषाण काल में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक है लहुरा देव, इलाहाबाद से संबंधित है आपका कोल्डी हवा, महत्वपूर्ण नाम है, जो कि बेलन नदी घाटी के आसपास है, और है चिराद। ये स्थल का क्या मिला है, लहुरा देव से मिला है चावल के साक्ष्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें आएंगे। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, लहुरा देव से। इलाहाबाद से भी क्या मिले हैं, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आपका जो बेलन नदी घाटी कोल्डी हवा, यहाँ से भी क्या मिले हैं, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं भूसी के रूप में मिले हैं। उसके बाद चिराद से क्या मिले हैं, चिरांद, कई जगह इसको चिरौद भी दिया हुआ है।
तो हड्डियों के उपकरण मिले हैं, और ये हड्डियों के उपकरण क्या है, हिरण के सींग के बने हुए हैं। ये तो हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम आते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की आपके मेहरगढ़ में, यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमने ऊपर में भी देखा, ये यहाँ पर मिले हैं गेहूँ, और यहाँ पर मिल रहे थे चावल। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कश्मीर में 2 स्थान है, आपका है गुफ कराल और बुर्जहुम। गुफ कराल में गढ़तावास मिला है, और बुर्जहुम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और एक है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक के सगन कल्लू में राख के टीले मिले हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ों पे। देखिए क्वेश्चन बनता है, अगर आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो पहले क्या था, पहले आपका आंसर लिया जाता था मेहरगढ़ को, यहाँ पे मिले हैं। लेकिन अभी जो नवीनतम खोज हुआ है उसके बाद से जो आंसर आता है आपका लहुरा देव है। अगर उसमें स्पेशली आपका गेहूं का बोलता है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जिसमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, तब आपको तो मेहरगढ़ को लेना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बोलता है, अब ऑप्शन में लहुरा देव है, तो आपको पहला किसको लेना है, ऑप्शन किसको टिक करना है, लहुरा देव को देना है। लेकिन लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में, और ऑप्शन में मेहरगढ़ है, तो आपका सही आंसर रहेगा मेहरगढ़। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मान लीजिए वहाँ पे लहुरा देव भी नहीं है और मेहरगढ़ भी नहीं है, तो उसके बाद अब आपका ऑप्शन में है कोल्डी हवा, तो आपको, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचीनतम साक्ष्य है यहाँ पर भूसी मिली है, ये मिला है, तो उसको लिखना है। तो आप जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन को पहले ध्यान देंगे कि ऑप्शन में क्या है, क्योंकि पहले तो इसके पहले जब एग्ज़ाम होता था, जब तक लहुरा देव की खोज वहाँ पर नहीं हुई थी, तो आंसर में लिया जाता था मेहरगढ़ को। लेकिन जब से इस नवीन खोज हुआ है उसके बाद से आपका सही आंसर लिया जाता है लहुरा देव, वहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे गेहूँ और यहाँ पे चावल। अब अंतर क्लियर है, डाउट नहीं होगा। जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसको देखिएगा, है ना। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया, कर्नाटक तक हमने देख लिया। अब हमारा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जब हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल को, तो 2 भागों में बांटा था, किसमें, पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल में। तो हमने पाषाण काल कंप्लीट कर लिया, है ना। अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, उसको देखते हैं। ताम्र पाषाण काल को चेल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है ना। चेल्कोलिथिक, अब जो इंग्लिश नाम है उसको भी आप साथ में देखते चलिएगा। चेल्कोलिथिक एज किसको कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल में, क्योंकि इस काल के आते आते जो मानव थे उन्होंने क्या किया था, पत्थरों के साथ में ही तांबे, क्योंकि तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबे का उपयोग करना औजार के रूप में या किसी भी चीज़ में उपयोग करना ये सीख गए थे। इसीलिए इसको ताम्र पाषाण कहा जाता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, तांबा पाषाण दोनों का उपयोग करना सीख गए थे, तो उनके उपयोग के आधार पर इसको ताम्र पाषाण कह दिया गया। अब इनके साक्ष्य हमको मिले हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं 3-4 स्थल हैं। एक तो मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली। मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली। मालवा से मिले हैं उच्च कोटि के मृदभांड। मृदभांड क्या होते हैं, जैसे मृदभांड किसको कह सकते हैं, जैसे अभी के वर्तमान समय में मान लीजिए आपने देखा होगा मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का कुछ कलाकृति बना लीजिए, मान लीजिए आपने घोड़ा बना लिया या फिर कुछ और खिलौना बना लिया। अब उसके बाद उसको क्या करेंगे, पका दिए। पकाने के बाद चाहे तो उसमें पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो कोई भी जैसे मिट्टी है, पकता है उसके बाद कैसे हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है या फिर काला हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है मृत भांड, है ना। तो मालवा में मिले हैं उच्च कोटि के मृत भांड। अभी कलर नहीं दे रहा है, केवल उच्च कोटि के मृत भांड, है ना। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए मृत भांड में भी अलग अलग कलर मिलेंगे, डिज़ाइन मिलेंगे, इसमें भी कलाकृतियाँ मिलती जाएंगी। उसके बाद कायथा और एरण में प्राचीन बस्तियाँ मिली हैं, और नवदा टोली में अनाज के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको 4 स्थान याद रखना है। कौन कौन से, मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली। मालवा से उच्च कोटि के मृत भांड, कायथा और एरण से प्राचीन बस्तियाँ, नवदा टोली से अनाज। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के नीचे क्या है, आप मैं भी अपने दिमाग में बनाते चलिए। अभी हम जैसे ये आपका है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, आपका आगे नीचे महाराष्ट्र। अभी तक हम ऊपर ही घूम रहे थे, अभी तक केवल मध्य प्रदेश तक ही अटके हुए थे। अब नीचे हम कहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ गए। यहाँ तक धीरे धीरे साक्ष्य मिलना शुरू हो गया। देखिए पाषाण काल तक तो यहीं थे, ताम्र पाषाण काल जैसे जैसे आ रहा है इधर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के कौन कौन से स्थान हैं, एक तो जो
उस समय महाराष्ट्र मतलब आप ये वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे जो संस्कृति उस समय विद्यमान थी उसको कहा जाता था जारवे संस्कृति। और इसका में मुख्य उदाहरण आपको मिलता है दैमाबाद में। यहाँ पर तांबे की वस्तुएं मिली हैं और उस समय जो संस्कृति चल रही थी उसको कहा जाता था जारवे संस्कृति। तो जारवे संस्कृति कहाँ थी? पश्चिमी महाराष्ट्र में। उसके बाद एक दूसरा स्थल है इसमें इनाम गांव। इनाम गांव में, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किलाबंद बस्ती मिली थी। किलाबंद बस्ती समझ आ रहा है ना? जो बस्तियाँ मान ली छोटे, ये घर है, ये घर, ये घर है, ये घर है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है इसको चारों तरफ से इन्होंने घेर दिया था किला से, तो किलाबंद बस्ती के अवशेष मिले हैं। उसके बाद जो दूसरे स्थल हैं वहीं पे नेवासा, चंदौली और सोनगांव, यहाँ पर भी जारवे संस्कृति से संबंधित जो स्थल हैं या जो ये नगर थे वो वहाँ पे जारवे संस्कृति थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद फिर आते हैं राजस्थान। जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र में जारवे संस्कृति थी उसी तरीके से यहाँ पे दो संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, एक है आहार और दूसरा है गिलुट। आहार एवं गिलुट। मान लीजिए क्वेश्चन आता है जारवे संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जारवे संस्कृति के साक्ष्य आपको महाराष्ट्र से मिले हैं। अगर मान लीजिए स्पेशली पश्चिमी महाराष्ट्र को देता है तो अलग है ना। उसके बाद आपके राजस्थान में क्या संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? आहार एवं गिलुट संस्कृति। और जो आहार है उसी का प्राचीन नाम था ताम्रवती। प्राचीन नाम था ताम्रवती। ये प्रमुख संस्कृतियाँ हैं उस समय जो चल रही थी, है ना। उसके बाद इसके अलावा भी और हैं इस समय के। गुजरात में मिलते हैं प्रभास और रंगपुर। प्रभास और रंगपुर ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते थे। ये भी संस्कृतियां हैं, जिस तरीके से जारवी संस्कृति है उसी तरीके से ये आपके संस्कृतियां हैं। तो इस तरीके से हमने आपका जो इतिहास है उसको वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने के बाद इसमें से हमने किसको कंप्लीट कर लिया है? आपके प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया है। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सारे यहीं से बने हैं। आप एमसीक्यू जरूर लगाइएगा। एमसीक्यू आप लगाएंगे तो देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो एचडी नौदाटोली है ना, नौदाटोली की खोज करने वाले जो मध्य प्रदेश में हैं व्यक्ति थे एचडी सांपलिया। ये क्वेश्चन में आया था एचडी सांपलिया, किसने खोज की थी करके, तो इसको याद रखेंगे नाम एचडी सांपलिया। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या बच गया? हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया। दूसरा बचा आपका अद्यैतिहासिक काल। ये इस यहाँ पर किसके उदाहरण मिलते हैं हमको? सिंधु घाटी सभ्यता के ये उदाहरण है, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिसको हम पढ़ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। उसके बाद तीसरा जो काल हमने पढ़ा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमने अभी तक इसको कंप्लीट कर लिया। इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी कंप्लीट हो गया। अब हमको पढ़ना बाकी है ये और ये। अद्यैतिहासिक काल में किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लास लेगा, है ना। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वेद काल के बाद के जितना भी है, इसके बाद हम जितना भी इतिहास पढ़ेंगे सब इसके अंतर्गत आएगा, है ना। मतलब इसमें हम प्राचीन भी पढ़ेंगे, मध्य पढ़ेंगे और आपका आधुनिक भी पढ़ेंगे। मतलब जितना भी हम इतिहास पढ़ेंगे ना वो सारे इस काल में आ जाएंगे। तो ये तो जब हम पूरा इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कंप्लीट होगा। सिंधु घाटी को पढ़े उसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने कितना पोर्शन कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और बचा है जो हम टॉपिक कर रहे थे कि जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जानने के स्रोत, सोर्स टू नो हिस्ट्री, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक्चुअल में इसको हमको पढ़ना पहले था लेकिन कोई बात नहीं, है ना। अब समझ तो आ रहा है ना कि हम कैसे हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमने इतिहास को पहले 3 भागों में बांट दिया। एक भाग को हम पढ़ चुके हैं, दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा भाग है इसका ऐतिहासिक काल, वो पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो बचेगा वो उसके अंतर्गत आता है। अब जानने के आधार पर कि कैसे हम इतिहास को जानेंगे तो किस तरीके से हम उसको बांट सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझना है। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में भी इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो गया वस्तुकला, दूसरा हो गया अभिलेख या फिर चित्रकला या पेंटिंग, और तीसरा हो गया सिक्के एवं अन्य वस्तुएं। इसके अंतर्गत आ सकते हैं कॉइन्स वगैरह। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए वस्तुकला के अंतर्गत क्या क्या आएगा?
हमको किसी चीज़ को समझना है तो वास्तुकला के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि कोई भी आर्किटेक्ट कैसे, किससे हम समझेंगे कि भवन का निर्माण कैसे हुआ, ये इसका एग्जाम्पल है। मूर्तियाँ कैसी हैं, मंदिर कैसे हैं, किस तरीके से मृत भांड हैं, स्मारक किस प्रकार के हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अलग अलग हम काल में आते जाएंगे तो सभी की अपनी एक एक पहचान है। गुप्त काल में अलग है, मौर्य काल में अलग है, सातवाहन काल में अलग है, मुगलों के समय में अलग है। तो ये हमको बताते हैं कि वास्तुकला किस प्रकार की थी। तो ये सारे चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पर किसी एक इसको हम जब पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे चीज़ इसी के अंतर्गत है। जहाँ पे हम भवन का जिक्र करेंगे ना कि यहाँ की जो भवन निर्माण शैली थी, इस तरह की थी, वो चीज़ें इसमें पढ़नी है। दूसरा आता है अभिलेख या फिर चित्रकला, पेंटिंग या फिर रिकॉर्ड। तो जैसे पेंटिंग या रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पुल बनवाया, डैम बनवाया, तो उसका उद्घाटन किसी मंत्री को बुला करके या किसी वीआईपी पर्सन को बुला के करते हैं, है ना। जब वो उद्घाटन करते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर एक पत्थर में या एक बना होता है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कुछ लिखा रहता है ना, कुछ कुछ लिखा रहता है, तो उसको कहते हैं शिलालेख या शिलालेख। शिला मतलब पत्थर हो गया है, लेख मतलब उस पर लिखा हुआ है, उकेरे हुई है। तो मान लीजिए वो एक समय बाद बिल्डिंग ख़त्म हो गया, मान लीजिए 100 साल 2 साल हो गया, तो धीरे धीरे वो दफन हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दफन होने के बाद भी, क्योंकि वो पत्थर है, एक तरीके से वो जैसा है वैसे ही रहेगा। जब हम उसको खोदेंगे, निकालेंगे, तो वो एक अभिलेख के तौर पे, एक रिकॉर्ड के तौर पे कि हाँ 200 साल पहले यहाँ पर ये था, तो उसको कहा जाता है अभिलेख। और दूसरा चीज़, मान लीजिए कहीं पे कोई पेंटिंग बना है, जैसे हम आपके सैलासरा वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी मिलेगा एक समय बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 100 साल बाद। तो वो क्या है, एक तरीके से हमारे लिए एक साक्ष्य है कि इस समय ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो दूसरा ये हो गया। और इसमें एग्जाम्पल है जैसे खारवेल की हाथी गुफा, अशोक के स्तंभ लेख, है ना। उसके बाद सिक्के, अन्य वस्तुएं हैं। तो अभी के समय में भी आप देखेंगे, अभी से आप मान लीजिए आप 20 साल पिछले आप पहले जाएंगे, पिछले बोलते हो आप पहले जाएंगे 20 साल पहले, तो उस समय अगर आपके घर में भी देखे होंगे, जैसे आपके दादी नानी हैं, तो वो लोग सिक्के उक्के रखे होंगे ना, तो पैसा रखे होंगे, जैसे 5 पैसा मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा, 20 पैसा मिलेगा। तो वो सिल्वर का बना रहता था, कॉइन रहता था। तो वो अब तो चलन में नहीं है, बाहर हो गए हैं, लेकिन थे तो ना, एक समय चल रहे थे। तो वैसे ही राजाओं के समय या प्राचीन समय में जो कॉइन वगैरह रहते थे, तो वो एक आधार हैं इतिहास को जानने की। तो ये तो पुरातात्विक आधार है। दूसरा आधार क्या हो सकते हैं, साहित्य के आधार पे। साहित्य के आधार पे भी इसको भी हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। अब साहित्य को सभी को एक ही कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, तो किस तरीके से इसको रखेंगे। साहित्य को भी पहले 3 भागों में बांटा गया। एक है लौकिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और विदेशी यात्राओं का विवरण। तो सबको फिर से अलग अलग भाग में देखेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसको हम पढ़ेंगे। एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ को फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में जितने भी हम ऋग्वेद, चारों वेद पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। उसके बाद जैन और बौद्ध को अलग से पढ़ते हैं, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें आ जाएगा। और इसी में एक भाग है आप विदेशी यात्राओं का विवरण। जितने भी शुरुआत से लेकर के अभी तक विदेशी आए हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, अपना, जैसे कि आप कुछ लोगों में से कई लोग डायरी लिखते होंगे, जो भी मन की बातें हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको डायरी में आप नोट कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद एक तरीके से वो क्या हुआ, वो एक साक्ष्य हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 100 साल बाद वही आपके लिए, क्योंकि 100 साल बाद हम तो नहीं रहेंगे ना, पर वो जो लिखा हुआ है वो रहेगा। तो वो क्या है, एक साक्ष्य बन जाता है। तो विदेशी जितने भी यहाँ पर आए, यूनानी आए, आपके चीनी यात्री आए, है ना, अरबी आए, तो उन्होंने अपने यात्रा में जो भी वर्णन किया, यात्रा जो वृत्तांत है, वो एक आधार है। तो इस तरीके से हम आपके एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ हम सभी जो काल पढ़ेंगे, अलग अलग राज्यों से पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ हमको मिलेगा। वैदिक साहित्य को अलग से पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध को भी अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर है। बाकी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये तो अलग अलग राज्यों को पढ़ते जाएंगे ना, तो सभी में किस में क्या है वो मिलेंगे। विदेशी यात्रियों का आगमन, अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्ति आए हैं, उनको देखेंगे। और संभव होगा तो ये देखेंगे कि इनको, इस पूरे चीज़ को अगर देखते हैं, जैसे भी ज़्यादा अच्छा हो तो एक साथ पहले ले लेते हैं, एक बार पहले पढ़ लिए रहेंगे, तो जब काल में जाएंगे, तो जिस काल में पढ़ेंगे, तो हमको क्या रहेगा, रिवाइज होते जाएगा वो, उसको देखेंगे। ये तो हो गया आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो मिले हैं पढ़ते पढ़ते, तो उसको मैंने शामिल कर लिया है, 1 लाइनर है, उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में है
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ये क्वेश्चन का पार्ट बना है, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका जौ है। उसके बाद है बृहद पाषाण स्मारक, मेगालिथिक। हमने माइक्रोलिथिक देखा था, माइक्रोलिथिक मतलब स्मॉल टूल, तो उसी तरीके से एक बृहद पाषाण भी था। ये हमको मिला है दक्षिण भारत से, इसके साक्ष्य मिली है नव पाषाण काल में। नव पाषाण मतलब अंतिम है। तो ये होता क्या था, तो इसको भी समझ लीजिए। क्या होता था पहले के समय में, जैसे जलाना है या दफनाना है, तो जलाने का सिस्टम तो फिलहाल नहीं जानते थे कि हाँ अगर ख़त्म हो गया तो जला दिए, तो पहले दफना देते थे। तो दफनाने के बाद समस्या एक ये आती थी कि जैसे कुछ जीव हैं उसको ना खोद के निकाल, अगर छोटा छोटा पत्थर रखते थे तो खोद के निकाल लेते थे लाश को। तो इसी से बचने के लिए उसके ऊपर ना मृतक को दफनाने के स्थान पे चारों तरफ से बड़ा बड़ा जो सीला है, पत्थर है, उसको रख देते थे उसके ऊपर में, ताकि इसको कोई जीव ना निकाल सके। तो उसी को कहा जाता है आपका बृहद पाषाण स्मारक, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र। गैरिक मृदभांड पात्र OCP, इसको BB लाल ने खोजा था। ये हस्तिनापुर से प्राप्त हुई है। गैरिक मृदभांड मतलब होता है गेरुए कलर का मृदभांड। देखिए मृदभांड शब्द मैंने बताया था, अब धीरे धीरे नव पाषाण के बाद इधर क्या है अलग अलग कलर, उसमें कलर भी मिलना शुरू हो गया है। तो ये कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर से मिले हैं। उसके बाद भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक ये विभाग है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? आपके भोपाल में है, MP में। तो इस तरीके से हमने 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब मान लीजिए आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके पास समय कम है, आप नोट्स नहीं बना सकते, तो आप PDFs को कलेक्ट करके आप उससे पढ़ते जाइए, है ना। तो अगर आपका डिमांड आता है तो मैं इसको अपलोड ज़रूर कर दूँगी, बशर्ते कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आना चाहिए। आपको जैसा भी लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके बाद फिर से इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और बाकी सब्जेक्ट को साथ में आप पढ़ते रहिए। जैसे आपकी हिस्ट्री हो गया, तो इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट आपने जैसा अपना रणनीति बनाया है, साथ में हर दिन मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश उसके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि वो क्या है साथ में चलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।